दोस्तों, अगर आप इसी तरह के लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में 300 लाइक्स आते हैं तो शाम को इसका पार्ट 2 भी आएगा। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। जांग ही एकदम चौंक गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जल्दी पकड़ा जाएगा। सच में इस जगह में चाहे कोई भी दुश्मन हो, हर किसी से बहुत सावधानी से निपटना पड़ता है। जंग ही बिना किसी हिचकिचाहट के शून्य से बाहर आया और वहां से हटने के लिए डिमेंशनल डोर खोल दिया। उसकी ताकत ऐसी थी कि जब तक वो खुद चाहे कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन पोकोंग को शायद पहले से ही जंग यी की ताकतों का पता था। सबकी नजरें हवा में मौजूद जंग यी की ओर मुड़ गईं। यहां तक कि जो दो लोग आपस में लड़ रहे थे वो भी जंग यी की तरफ गुस्से से देखने लगे। पोकोंग सबसे पहले हरकत में आया। वो काले आर्मर में आसमान की ओर दौड़ा और जंग यी की तरफ अपने बड़े हाथ फैलाए। उसका शरीर 5 मीटर से भी बड़ा था, किसी दैत्य जैसा। उसके हाथ से सफेद रोशनी वाली पतली रेखाएं निकलीं और एक जाल की तरह जांग यी को घेर लिया, जैसे कोई मछुआरा अपना जाल डालता है या कोई देवता पिंजरा बनाता है। जांग यी जिस जगह था वो पूरा इलाका बंद हो गया। वो उस जगह को पार करके सुरक्षित जगह जाना चाहता था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई दीवार रास्ता रोक रही है। ये क्या है? जांग यी को डिमेंशनल गेट से आधा बाहर आना पड़ा और उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े सफेद रोशनी वाले पिंजरे में फंस चुका है। वो पिंजरा बहुत डरावना लग रहा था और उसके चारों ओर की सलाखें किसी चाकू जैसी नुकीली थीं। पोकोंग ऊपर हवा में झूलता हुआ जांग यी को ठंडी नजरों से देख रहा था और इंसानों की भाषा में बोला, क्या तुझे लगता है कि ये चाल मुझसे छुप जाएगी? जांग यी का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। उसे इस वक्त एहसास हुआ कि उसने अपने दुश्मन को बहुत हल्के में ले लिया था। जो लोग इस स्तर तक पहुंच चुके हैं वो किसी भी हालत में कमजोर नहीं हो सकते, लेकिन जांग यी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसका एक ही मतलब हो सकता है, दुश्मन ने पहले से उसकी तैयारी कर रखी थी। पोकोंग की जानी पहचानी आर्मर को देखकर जांग यी समझ गया कि वो कौन है। हो सकता है दोनों की कभी मुलाकात ना हुई हो, लेकिन वो जरूर वुलुआन एम्पायर से है। उसका शरीर, उसकी आर्मर और उसका अंदाज, सब कुछ बहुत जाना पहचाना था। जांग यी हल्का मुस्कुराया। मुझे नहीं लगा था कि वुलुआन एम्पायर की नजरों में मेरी इतनी अहमियत है कि मेरे लिए एक खास आदमी भेजा गया। पोकोंग का चेहरा जो मास्क के पीछे छुपा था थोड़ा बदल गया, क्योंकि जांग यी ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। शुरुआत में वुलुआन एम्पायर का ग्रैंड मार्शल खुद सेना लेकर आया था और लगता था कि जीत निश्चित है, लेकिन चिनलिंग पर्वतों के नीचे रहने वाले ड्रैगन के हस्तक्षेप की वजह से उन्हें हार मिली। मार्शल के दिमाग में बहुत कम इंसान थे जो छाप छोड़ सके। एक था जो टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता था, जांग यी। पहले तो अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर उसे पकड़कर पपेट बनाना चाहता था, लेकिन वो असफल रहा। जांग यी की खास ताकत मार्शल के मन में छप गई थी। उसने पोकोंग से कहा था कि इंसानों में बहुत कम शक्तिशाली लोग होते हैं, लेकिन इन कीड़ों ह्यूमंस में बहुत जल्दी बदलने की ताकत होती है। अगर कुछ भी बच गए तो उनमें से ही एक नया ताकतवर इंसान निकलेगा। उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा जांग यी को न मार पाने का था। इसलिए जब पोकोंग फ्रीमंस की ओर निकला और लाइट गेट में घुसा तो उसने जांग यी की जानकारी पहले से पढ़ रखी थी। उसकी चाल बर्ड इन अ केज खास उसी के लिए तैयार की गई थी। किंग आर्थर और बाकी सब उसे घूर रहे थे जो पिंजरे में फंसा था। हुनडुन, तू बहुत घमंडी है। तुझे क्या लगा तू सब पर भारी है और हमें चुपचाप देख सकेगा? कितनी शर्म की बात है। किंग आर्थर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने सोचा था तू एक लायक दुश्मन है, लेकिन तू तो बस एक बेवकूफ निकला। तुझमें बस दिखावे की ताकत है। मार डालो इसे, ओडिन बोला। जांग यी ने पिंजरे को देखा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अजीब सी ताकत उसे स्पेस ट्रैवल करने से रोक रही थी, लेकिन वो डरा नहीं, बस सबको शांत नजरों से देखा। फिर वो किंग आर्थर की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुम लोग मुझे अब भी नहीं जानते। मैं कैओस हूं और मैं कभी जान को खतरे में नहीं डालता। आसमान से एक तेज आवाज आई, तू अब भी खुद को बड़ा समझ रहा है? तेरी स्पेस वाली ताकत मेरी केज को पार नहीं कर सकती। अब तेरा अंजाम तय है। जांग यी ने कुछ नहीं कहा। एक के सामने 6 लोग। वो इतना मूर्ख नहीं था कि लड़ाई करता। अगले ही पल वो गायब हो गया। गायब होते ही वो केज के बाहर आ गया। उसकी बाईं आंख के कोने से एक चमक निकली।
गुड बाय। इतना कहकर वो लाइट की स्पीड से वहां से निकल गया। वो बस ऐसे ही गायब हो गया और सब हैरान रह गए, जैसे कोई सपना देख रहे हों। किसी ने नहीं देखा कि हुआ क्या, लेकिन जांग यी केज से अचानक गायब हुआ और किसी और जगह दिखा। ये क्या? पोकोंग हैरान रह गया। उसे पूरा भरोसा था कि बर्ड इन अ केज उसकी स्पेशल एबिलिटीज को रोक देगा। स्पेस में जाने के लिए डिमेंशनल गेट की जरूरत होती है, लेकिन जांग यी के गायब होने में कोई डिले नहीं था, जैसे वो टेलीपोर्ट कर गया हो। उसने मेरा केज कैसे तोड़ दिया? मुझे कोई एनर्जी भी महसूस नहीं हुई। पोकोंग वहीं खड़ा रह गया। किंग आर्थर की नजरें और भी गहरी हो गईं। इटूगल की आंखों में डेटा की रेखाएं घूम रही थीं, जैसे कुछ ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंत में वो कुछ नहीं बोला। 6 लोग बस जांग यी को अपनी आंखों के सामने भागते देख रहे थे। इतने ताकतवर लोगों के लिए यह सहना मुश्किल था। अगर समय सही होता तो वो जरूर उसका पीछा करते और लड़ते। ओडिन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। उनके आंकड़ों से लगता है कि उनकी टीम सबसे कमजोर है। किंग आर्थर ने माथा सिकोड़कर कहा, हमारे दुश्मन को कम मत समझो। केओस की ताकत बहुत मुश्किल है। अगर हम जीत भी गए तो भी बहुत समय और एनर्जी खर्च होगी। इसका फायदा कोई और टीम उठा सकती है और हमारे मुख्य कैंप पर हमला कर सकती है। ओडिन गुस्से में बोला, लेकिन हम कुछ करें भी नहीं। बस 7 दिन है और हम अब तक तय नहीं कर पाए कि लीडर कौन होगा। ओलिब तलवार पकड़े खड़ा था। बोला, अभी अगर कोई युद्ध शुरू करता है तो वो कमजोर हो जाएगा। अच्छा है कि हमारे पास बहुत सी टुकड़ियां नहीं हैं, वरना हमारी हालत और खराब होती। किंग आर्थर ने कहा, तो फिर क्या अच्छा उपाय है? उसने ओलिब को घूरते हुए पूछा, जैसे उससे डरता हो। चाहे अभी टीममेट्स हों, अगली बार ये सब दुश्मन भी बन सकते हैं। आस्था की लड़ाइयां हमेशा से सबसे क्रूर रही हैं। ओलिब ने बाकी लोगों की ओर देखा। काले कपड़े में छुपा आदमी एक शब्द भी नहीं बोला था। पोकोंग और इटूगल इंसान नहीं थे, इसलिए बहुत कम बात करते थे। खासकर इटूगल से इंसानों को बहुत नफरत थी। फिर भी चाहे जितना भी मन में बैर हो, अभी उन्हें साथ मिलकर लड़ना था। शायद यही परीक्षा है जो प्रबंधकों ने उनके लिए रखी है। ओलिब ने कहा, 2 के खिलाफ 2 लड़ाई बेवकूफी होगी। अगर सभी की ताकत बराबर मानी जाए तो हम हारेंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है चालाकी से जीतना। पहले एक टीम से मिलकर दूसरी को खत्म करें, फिर बचे हुए से लड़ें। और मौजूदा हालात देखकर लगता है कि केओस टीम सबसे कमजोर है, तो हमें उनसे मिलना चाहिए। सबको ओलिब की बात सही लगी, लेकिन ओडिन ने सवाल उठाया, केओस वाले भी बेवकूफ नहीं हैं। वो भी जानते हैं कि अंत में हम उन्हें ही खत्म करेंगे, तो वो क्यों हमारे साथ मिलेंगे? अगर मैं उनकी जगह होता, ओडिन बोला, तो मैं मोराना की टीम से हाथ मिलाता। पहले स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को हटाते, फिर मोराना से मुकाबला करता। ओलिब ने कहा, इसलिए हमें केओस टीम को पहले ही मना लेना होगा। उन्हें बैटलफील्ड से बाहर के फायदे देने होंगे। वो भगवानों की चीजों से पीछे हट जाए तो बाहर की दुनिया में उन्हें इनाम दिया जाएगा। ओडिन, आर्थर और ओलिब ने बाकी तीनों की ओर देखा। ये तीनों इंसानी टीम के नहीं लगते थे। उन्हें भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। इटूगल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी सिविलाइजेशन कुर्बान कर दी थी उस खजाने के लिए। जब वो बाहर निकलेगा तो इंसानों की दुनिया में कत्लेआम करेगा। उसे क्या जरूरत है किसी को कुछ देने की? मैं नहीं मानता, इटूगाल ने ठंडे स्वर में कहा। तीनों इंसान, ओडिन, आर्थर और ओलिब, गंभीर हो गए। उन्हें भी इटूगाल से कोई लगाव नहीं था। हम सबसे ताकतवर हैं, इसलिए बैटलफील्ड पर हमारे पास इनिशिएटिव है और हमारी टीम में हर कोई अपने रेस का सबसे बेहतरीन योद्धा है। उसने आत्मविश्वास से कहा, तो क्या हुआ अगर मेरी ताकत दब रही है? सच्चा ताकतवर सिर्फ एनर्जी से नहीं, अपने हौसले से भी बनता है। लियांग युए अलेक्सी से लड़ाई में मारा गया और यह खबर जल्दी ही किंग आर्थर की टीम को मिल गई। सोचा नहीं था, सच में नहीं सोचा था कि केओस इतनी छोटी सी गलती कर देगा। हालांकि वो सब इस बात से हैरान थे कि जांग यी उनके सामने से बच निकला, लेकिन इतनी जल्दी अपने साथी को खो देने से किंग आर्थर और बाकी लोगों को थोड़ा सुकून मिला। इटूगाल ने ठंडी आवाज में कहा, युद्ध असली राजा की काबिलियत की परीक्षा होती है। अकेली ताकत से कोई सच्चा राजा नहीं बनता। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सबको लगने लगा कि वही असली राजा है। सर इटूगाल, अब आप क्या करने वाले हैं? किंग आर्थर ने हाथ बांधे और आराम से उसकी तरफ देखा। अब जब केओस की टीम एक सदस्य खो चुकी है,
क्या आप बाकियों पर हमला करके पहले उन्हें खत्म करना चाहेंगे? यिटुगल थोड़ा सोचकर मुस्कुराया और बोला, अब जरूरत नहीं है। अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। केओस नाम का बंदा थोड़ा काबिल है, बाकियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। अब ये टीम हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। तो फिर बेकार की लड़ाई मोल लेने की क्या जरूरत? किंग आर्थर ने सुनकर ताना मारा। इतनी जल्दी मूड बदल जाएगा ये नहीं सोचा था। यिटुगल ने अपने सिर की ओर इशारा किया। यही तो राजा की सोच होती है। अगर हम शुरू में हमला करते तो उन्हें चौंका सकते थे, लेकिन अब जब उनके बीच ही लड़ाई हो गई है तो हालात बदल गए हैं। क्यों ना उनके आपसी झगड़े का फायदा उठाया जाए और हमें ज्यादा फायदा हो। किंग आर्थर ने यिटुगल की बातों को सुना, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी। सबसे बड़ी परेशानी तो हम खुद ही हैं। 6 लोग, 6 सोच और कोई लीडर नहीं। क्या हम ऐसे बिखरे रहेंगे? अब वक्त है एकजुट होने का। यिटुगल ने घमंड से सिर उठाया। कहने की जरूरत नहीं, मैं ही लीडर बन सकता हूं। मैं यिटुगल जन्म से राजा हूं। किंग आर्थर ने सिर हिलाया, ओडिन ने मजाक उड़ाया और ओलिव ने मुंह फेर लिया। पोकोंग और काले कपड़ों वाला आदमी कुछ बोले नहीं। साफ था कि किसी ने यिटुगल को सीरियसली नहीं लिया। अब जरूरी हो गया था कि लीडर तय किया जाए, लेकिन आमने सामने की लड़ाई समझदारी नहीं होगी। पहले ओडिन और यिटुगल की भिड़ंत में दोनों ने पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। अगर वर्चस्व की लड़ाई हुई तो बात बहुत आगे जा सकती है और खुद ही चोट खा सकते हैं, इससे पहले कि दुश्मनों से भिड़ें। इसलिए जरूरी है कि लीडर चुनने का कोई ऐसा तरीका हो जो सबको मंजूर हो। मोराना की टीम में भी वही परेशानी थी। लीडर कौन? एलेक्सी तो मोराना का साथ दे रहा था, लेकिन चंग लुआन और बाकी 2 नहीं मान रहे थे। फिर भी बाहर का प्रेशर देखकर सब अभी शांत थे, मगर अब हालात बदल चुके थे। एलेक्सी और लियांग युए की लड़ाई के बाद उनकी पोजीशन मजबूत हो गई। मोराना ने वापसी के बाद कम बोलना शुरू कर दिया। केओस टीम अब सिर्फ 4 लोगों की रह गई है। सैलाडिन ने दाढ़ी सहलाई और शांति से कहा, अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन किंग आर्थर की टीम है। वो सोच में पड़ गया। थोड़ी दिक्कत है। एलेक्सी ने पूछा, क्या दिक्कत? हम तो जीत गए एक लड़ाई। सैलाडिन ने विश्लेषण किया, अगर सब सोच समझ के काम लें तो केओस टीम को हमारे साथ मिलकर आर्थर की टीम से लड़ना चाहिए। लेकिन असल में हमने उनसे टकराव किया है। अगर वो भावनाओं में बहकर सोचे तो वो हमसे दुश्मनी भी कर सकते हैं, पर अगर उन्होंने भी ठंडे दिमाग से सोचा तो समझ जाएंगे कि उनकी जीत की उम्मीद कम है, तो वो अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाने की सोचेंगे। इस वक्त आर्थर टीम और हमारे बीच का फैसला केओस टीम तय करेगी। सैलाडिन ने सबकी ओर देखा। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। अगर उन्होंने हमारा आदमी मारा है तो वो हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? मोराना और एलेक्सी गंभीर हो गए। किसी ने इतना बदलाव सोचा नहीं था। सैलाडिन ने अपनी तलवार से जमीन पर त्रिकोण बनाया। शुरुआत में तीनों टीमें बराबर थीं, एक स्थिर त्रिकोण जैसा। अब वो संतुलन टूट चुका है। उसने त्रिकोण पर एक्स बना दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि केओस टीम इतनी बड़ी गलती करेगी और पहले ही दिन एक अहम सदस्य को खो देगी। इससे उनकी जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। अब केओस टीम ही वो वजन है जो तय करेगा कि कौन जीतेगा। तब तक चुप बैठे चंग लुआन ने बोला। उसकी आवाज ठंडी और साफ थी। पर अगर उन्होंने हार नहीं मानी तो सिर्फ एक सदस्य खोने से हम मान लें कि वो पीछे हट गए। सैलाडिन बोला, सही कहा, लेकिन अगर हमें या आर्थर टीम को उनके साथ मिलना है तो पहले यह तय करना होगा कि वो जीत के लिए नहीं लड़ रहे। हम उन्हें सामने रखेंगे और उन्हें ही ज्यादा खतरे में डालेंगे। सब समझदार हैं, कोई बेवकूफ नहीं। मोराना ने सिर हिलाया। समझ गई। उसने एलेक्सी की तरफ देखा। चलो केओस से बात करते हैं और उन्हें अपना साथी बनाते हैं। सैलाडिन ने पूछा, पक्की बात है? मोराना ने ठंडी आवाज में कहा। मैंने उसे ज्यादा बार नहीं देखा, पर मैं समझ गई हूं कि वो बहुत समझदार है। इस समय वो जानता होगा कि सबसे कमजोर स्थिति में रहते हुए क्या करना सही है। मोराना ने जांग यी से सीधे संपर्क करने के लिए उसका कोड डायल कर दिया। जांग यी और यांग सिनशिन इस समय रेत धूल में छुपे हुए थे। पीछे लू केयान एक तेज तलवार से एक बड़े पत्थर को कई टुकड़ों में काट रहा था और 5000 सैनिकों को आदेश दे रहा था कि उन टुकड़ों को इकट्ठा करें। ये सैनिक सोचने समझने वाले नहीं थे, बस आदेश मानते थे, जो बहुत काम का था। लू केरन शहर को पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। बाकी 2 टीमें ज्यादा पास से जांच नहीं कर सकीं, तो उन्हें बेवकूफ बनाना आसान था।
जंग यी और यांग शिनशिन सोफे पर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई उनसे बात करने आए। ब्रायन आराम से कॉफी पी रहा था। वो एक फ्रीमन्स नस्ल का डॉग था, इस मिशन में ज्यादा इच्छुक नहीं था। जंग यी और उसकी टीम ने सारा प्लान बनाया था, तो वो चुपचाप मौज कर रहा था। यांग शिनशिन ने कहा, अगर कुछ अजीब नहीं हुआ तो सबसे पहले मोराना हमसे बात करेगी। जंग यी ने पूछा, क्यों वही? यांग शिनशिन ने कहा, जब तुम आर्थर की टीम से लौटे तो देखा कि वो लोग अब तक लीडर के लिए लड़ रहे हैं। उनमें कोई भी दूसरों से नीचे नहीं रहना चाहता। जब तक वो एकमत नहीं होते, वो बाहर से संपर्क नहीं कर सकते। उसके मुकाबले मोराना की टीम एकजुट होगी, क्योंकि बाहर से खतरा है। उनमें से सिर्फ फ्रीमन्स वाले हमसे थोड़े अच्छे से जुड़े हैं। एलेक्सी ने अभी अभी लियांग युए को मारा है, तो वो सामने नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ मोराना ही बातचीत करेगी। जैसे ही यांग शिनशिन ने बात खत्म की, जांग यी के सिस्टम को कॉल आया। वाकई मोराना थी। जांग यी हल्की सी मुस्कान के साथ आवाज में गुस्सा दिखाते हुए बोला, मोराना। जांग यी की आवाज ठंडी थी, जैसे अब भी नाराज हो। मोराना बोली, क्या हुआ? अब भी गुस्सा हो कि हमने तुम्हारी टीम का एक सदस्य मारा? हुआक्शू देश के हुआनदुन भावनाओं से बहने वाला नहीं होता, है ना? जांग यी ने भौहें चढ़ाईं। बढ़िया चाल थी। उसने यांग शिनशिन की तरफ देखा, गुस्से की मिलावट के साथ बोला, मोराना, क्या तुम मुझसे युद्ध का ऐलान कर रही हो? मोराना ने हंसते हुए कहा, मगर उसमें व्यंग्य था, तुम बहुत समझदार हो। तुम जानते हो कि जो पहले हमला करता है वही अपनी कमजोरी दिखाता है। अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आर्थर की टीम है। अगर हम तुमसे लड़ते रहे तो हर तरफ से मार खाएंगे। जांग यी ने ताना मारा। अच्छा है कि तुम्हें समझ है, मोराना बोली। क्योस, चलो साथ काम करते हैं। ओह, जांग यी ने फिर व्यंग्य किया। इस वक्त उसे बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस युद्ध का पलड़ा उसकी तरफ था। अब मोराना और आर्थर की टीमें जांग यी की मर्जी देखने पर मजबूर थीं। ये बहुत अजीब संतुलन था। जांग यी को खुद यांग शिनशिन की चाल पर गर्व हुआ। मोराना बोली, अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 लोग हैं, और जहां तक मुझे पता है, तुम्हारे पास वाली लड़की सीधी लड़ाई में बहुत काबिल नहीं है। कोलंबिया का कुत्ता भी कोई खास ताकत वाला नहीं है। तो अब तुम्हारी जीत की संभावना बहुत कम है, ये बात तुम खुद भी समझते हो। जांग यी ने भौहें चढ़ाईं और ताना मारा, तो फिर क्या? अगर हमारी जीत की उम्मीद कम है, तो क्या तुम जीत जाओगी? मैं चाहूं तो आर्थर से हाथ मिलाकर तुम्हें ही खत्म कर दूं। मोराना ने धीमे से जवाब दिया, पर उससे फायदा क्या होगा? अगर तुमने पहले ही हार मान ली है, तो क्यों ना अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा कर लो। जांग यी चुप रहा, ताकि सामने वाला समझे कि वो मन ही मन संघर्ष कर रहा है। फिर जांग यी बोला, हमें हार माननी है? हा हा हा, इतनी आसान बात नहीं। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमें मनाए? मोराना समझ गई कि जांग यी मान तो नहीं रहा, पर अब उसके स्वर में नरमी आ गई है। इस वक्त वो स्पीकर पर थी, क्योंकि जांग यी से कॉल सभी को सुननी थी, ताकि मोराना कुछ गड़बड़ न कर सके। जब जांग यी बोल रहा था, बाई गौजी भी आ गया और देखना चाहता था। जांग यी ने सीधा लिस्ट उसे दे दी और बोला, ध्यान से पढ़। बाई गौजी ने ध्यान से देखा और फिर जल्दी ही बोर हो गया। फ्रीमन्स लोगों की इज्जत इतनी भी नहीं है। सबसे जरूरी बात थी कि फ्रीमन्स का सबसे कीमती चीज था उनका खनिज, मिनरल संसाधन। इसके अलावा बाकी मामलों में वो हुआक्सू किंगडम और कोलंबिया से बेहतर नहीं थे। इसलिए चाहे लिस्ट कितनी भी लंबी क्यों ना हो, 2 व्हाइट बिशप्स के लिए उसका ज्यादा मतलब नहीं था। मोराना ने भौहें चढ़ाईं। उसे भी पता था कि मामला इतना आसान नहीं सुलझेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? जांग यी हंसकर बोला, किंग आर्थर कल मेरे पास आया था। जानते हो उसने क्या शर्त रखी? मोराना का दिल धक से रह गया। जांग यी ने आगे कहा, वो बोले, अगर हम उनकी मदद करें तुम्हें हराने में, तो वो हमें 5 सैक्रिफाइस स्पिरिट्स देंगे। मोराना की आंखें फैल गईं। उसने सलाडिन और बाकी को देखा, हैरानी से भरी नजरों से। चांगलुआन और जी ने इतनी तेज प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन चांगलुआन के चेहरे पर शक की लकीरें थीं। 5 सैक्रिफाइस स्पिरिट्स, कैओस, ये तो बहुत ज्यादा मांग है। दुनिया में कोई भी देश इतनी चीज नहीं दे सकता। जांग यी हंसा, हाँ हाँ, पर तुम लोग तो 5 हो। अगर हर कोई एक दे दे तो नामुमकिन नहीं है। सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स की अहमियत बहुत बड़ी होती है।
इतनी बड़ी कीमत सिर्फ एक अननोन गॉड लेवल सिविलाइजेशन के ट्रायल ट्रेजर के लिए देना समझदारी नहीं लगती, क्योंकि किसी को नहीं पता असल में वो ट्रेजर है क्या। जंगी बोला, सोचो, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो जीत पक्की है, और फिर जो इनाम मिलेगा वो सोच भी नहीं सकते। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं अपनी जान देकर भी ये जंग जीत लूंगा। वो एक बहुत बड़ा गॉड लेवल सिविलाइजेशन है, इंसानी सोच से भी आगे। सोचो उनका इनाम कितना शानदार होगा। मोराना और बाकी ने एक दूसरे को देखा। सब समझ गए कि शायद इनाम बहुत भारी है। मोराना ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, हमें फिर से बात करनी होगी। उसे अकेले फैसला लेने में हिचक थी। जी और चांगलुआन को मानाना सबसे जरूरी था। फिर वही पुरानी बात, भरोसा। लेकिन सोच के बाहर चांगलुआन इस वक्त कुछ ज्यादा ही खुले दिल से बोला, अगर ये पक्का हो जाए कि वो लोग हमारी मदद करेंगे तो मैं अपनी हिस्सेदारी देने को तैयार हूं। मोराना, अलेक्सी और सलाडीन चौंक गए। चांगलुआन की आवाज में हल्कापन था। ऐसा लगा जैसे उसके लिए सैक्रिफिशियल स्पिरिट कोई बड़ी चीज नहीं। सबको पता था कि वो अंडरग्राउंड ट्राइब से है, लेकिन ऐसा ट्राइब जो इतनी आसानी से सैक्रिफिशियल स्पिरिट निकाल ले, वो अनहर्ड ऑफ था। सबकी नजरें अब कुछ और तरीके से चांगलुआन को देखने लगीं। मोराना ने गहरी सांस ली। पेरिन और मैं तय कर सकते हैं कि केओस को दे सकते हैं। फिर सलाडीन की ओर मुड़ी। आप क्या कहते हैं? सलाडीन ने दाढ़ी सहलाई, लेकिन आंखों में चमक थी। कुटॉन एम्पायर की नींव फ्रीमोन से कम थी। वो देश इस महान इंसान ने 3 सालों में 3 महाद्वीप जीतकर बनाया था, पर असल में देश की ताकत कमजोर थी। सारे संसाधन सिर्फ सलाडीन पर केंद्रित थे। अगर सैक्रिफिशियल स्पिरिट जैसी चीज उसके पास होती तो कब का इस्तेमाल कर चुका होता। लेकिन एक बादशाह की तरह उसने कहा, मैं अपनी हिस्सेदारी देने का वादा करता हूं। मकसद पाने के लिए तरीका कैसा भी हो सकता है। पहले वादा करो, बाद में निभाओ। अगर वो आखिरी इनाम पा गया तो एक सैक्रिफिशियल स्पिरिट कोई बड़ी बात नहीं। मोराना ने राहत की सांस ली और सबकी नजरें उस सैक्रिफाइस पर गईं जो अजीब यूनिफॉर्म पहने था। एक दिन की बातचीत में सब जान गए थे कि वो एलियन समंदर के नीचे से आया था। उसके यूनिफॉर्म से भी हल्की सी समुद्र की नमी और नमक की खुशबू आ रही थी। मोराना बोली, आप क्या कहते हैं? सबने हामी भर दी थी। जी ने भी कहा, मैं भी देने को तैयार हूं। लेकिन जैसे ही मोराना को राहत मिली, जी ने जोड़ा, पर ऐसा कौन है जो इतनी कीमती चीज साथ लेकर चले? मैं वादा करता हूं कि इस दुनिया से बाहर जाने के बाद दे दूंगा। मोराना का चेहरा सख्त हो गया। चांगलुआन ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक पारदर्शी बॉल निकाली। उसमें सैक्रिफिशियल स्पिरिट था। सब दंग रह गए कि इतनी कीमती चीज कोई साथ लेकर घूम रहा था, वो भी बिना इस्तेमाल किए। मोराना और बाकी तो जैसे गांव के लोग बन गए। नजरें उस स्पिरिट से हट ही नहीं रही थीं। चांगलुआन ने वो स्पिरिट वापस रखी और बोला, चलो पहले उससे बात करते हैं। मोराना मजबूरी में जांगी से बात करने गई, पर जांगी ने साफ मना कर दिया। एक अनजान एलियन पर कैसे भरोसा करूं कि वो मुझे सैक्रिफिशियल स्पिरिट देगा? और तुम लोगों का भी भरोसा नहीं कि कब सैक्रिफिशियल स्पिरिट दोगे। जांगी ने सीधा सबकी पोल खोल दी। मोराना ने नरमी से कहा, हमें पता है ये आसान नहीं, लेकिन हम एक डिपॉजिट के रूप में तुम्हें एक स्पिरिट दे सकते हैं। बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें और भी दूंगी। ये मैं मोराना के नाम से वादा करती हूं। जांग यी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, पर वैसे भी उसका असल मकसद लड़ाई छोड़ना नहीं था, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब वो थोड़ा क्यूरियस हो गया था। डिपॉजिट? वो सैक्रिफिशियल स्पिरिट तुम्हारे पास आई कहां से? मोराना ने बस इतना कहा, इसकी चिंता मत करो, हम दे सकते हैं। जांग यी ने सोचकर अंदाजा लगा लिया कि वो स्पिरिट कहां से आई होगी। जब दुनिया का अंत शुरू हुआ था, ह्वाक्शू कंट्री के लोग चिनलिंग पहाड़ के नीचे ड्रैगन वेन के पास गए थे। वहीं उन्होंने बाइलोंगजी को पहली बार देखा। वो बैंगनी पिरामिड, उस पर लगे मैट्रिक्स जैसे सर्किट बोर्ड और बीच में लगे 6 बैंगनी क्रिस्टल, यही सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स थे। अब जांग यी को समझ आया कि अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस के बीच कितना बड़ा फर्क है। नैश किंगडम या वुलुआन एम्पायर इतने बड़े स्तर पर स्पिरिट्स नहीं बना सकते, पर चिनलिंग पहाड़ों के नीचे वाला ड्रैगन किंगडम काफी आगे निकल चुका है। उनके लिए सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स आम नहीं थे, पर बहुत ज्यादा रेयर भी नहीं। और जो डिपॉजिट वाली स्पिरिट थी, वो चांगलुआन के पास से आई थी। जांग यी की आंखें सिकुड़ गईं। वो असल में कुछ समय टालने का सोच रहा था ताकि मोराना लोग बेचैन हो,
पर अब उसके सामने सैक्रिफिशियल स्पिरिट था जो सिर्फ हामी भरने पर मिल सकता था। लेकिन इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती। 2 शब्द, रूल्स। लोगों का भरोसा एक दूसरे पर ऑनेस्टी के नियम से बनता है, जैसे दोस्ती में वफादारी। अगर कोई दोस्ती को धोखा दे दे तो फिर कोई उस पर दोबारा भरोसा नहीं करता। जांग यी और मोराना करीबी दोस्त नहीं थे, पर अगर वो स्पिरिट लेकर उसे मार दे तो उसमें कोई भारी पछतावा नहीं होता। लेकिन एक बार ऐसा कर दिया तो आगे के लिए उसकी ईमानदारी खत्म हो जाती। इसलिए चाहे सैक्रिफिशियल स्पिरिट कितनी भी आकर्षक हो, बिना सोचे हां नहीं कर सकता। जांग यी बोला, सिर्फ एक स्पिरिट? इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। मुझे कम से कम 3 चाहिए। मोराना की आंखें भारी हो गईं। केओस, 3 सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स कहां से लाए? जांग यी बोला, पर मुझे भरोसा नहीं कि तुम बाहर जाते ही मुझे स्पिरिट दे दोगे। अगर तुम 10-8 साल तक टालते रहे तो मैं इंतजार नहीं कर सकता। इस पर फिर से सोचो। जांग यी ने कोई फाइनल बात नहीं कही, सिर्फ जानबूझकर ऐसा कहा। और हां, मुझे देखना है कि दूसरी टीम क्या ऑफर देती है। यह सुनकर मोराना और बाकी लोग फिर टेंशन में आ गए। जांग यी ने कॉल बंद कर दी। लू केरन, यांग शिनशिन और ब्रायन वहीं थे। जांग यी ने सोफे पर पीठ टिकाई और बोला, अब दिक्कत यह है कि मोराना के पास सैक्रिफिशियल स्पिरिट है और वो हमें देने को तैयार है। पर अब मुझे चीज चाहिए, काम नहीं करना। बताओ क्या करूं? यांग शिनशिन मुस्कुराई। बहुत आसान है। ओ? जांग यी ने ध्यान से देखा। यांग शिनशिन बोली, बस उनकी शर्तें मान लो। हम बोल सकते हैं कि हम उनका सैक्रिफिशियल स्पिरिट लेंगे और उन्हें किंग आर्थर की टीम से लड़ने में मदद करेंगे। इससे हमारा वादा नहीं टूटेगा और हम उनका सामान भी ले सकते हैं। पर बात यह है, यांग शिनशिन ने आंखें तरेरी, हम पर यह शर्त थोड़ी है कि हम उन पर हमला नहीं कर सकते। वो अलग सौदा होगा। जांग यी की आंखें चमक उठीं। सही कहा, बिल्कुल सही। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और हल्की सी मुस्कान दी। वैसे भी बाद में दोनों ग्रुप को मार देंगे। इससे हमारा वादा भी नहीं टूटेगा। अब देखते हैं कि किंग आर्थर की टीम हमें क्या फायदा देती है। जांग यी की आंखों में मुस्कान थी और वो बहुत खुश लग रहा था। अब उसका प्लान था दोनों तरफ से फायदा लेना, और ये सब बिल्कुल सही तरीके से हो रहा था, क्योंकि शुरू से ना किसी ने जांग यी को दुश्मन माना था और ना ही जांग यी ने कभी कहा कि वो उन पर हमला नहीं करेगा। अब जांग यी इस लूप होल का पूरा फायदा उठाने वाला था। मोराना और बाकी लोग फिर आपस में बहस करने लगे। दूसरे दिन तक मामला उलझा ही रहा। तीनों ताकतें एक दूसरे से खींचतान कर रही थीं, पर कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जांग यी ने बिल्कुल साफ कहा था, वो बस देख रहा था कि कौन उसे ज्यादा फायदा देगा और फिर उसी की मदद करेगा। आखिर में मोराना को वो जवाब नहीं मिला जो वो चाहती थी। जांग यी को कोई जल्दी नहीं थी, वो बस वक्त गुजरने का इंतजार करता रहा। 3 दिन गुजर चुके थे और अब उन्हें चिंता हो रही थी। मोराना की टीम और किंग आर्थर की टीम के बीच फिर से गर्म बहस शुरू हो गई थी। यहां तक कि किंग आर्थर की टीम में भी कुछ लोगों के बीच हल्की फाइट हो गई थी। कुछ लोग अब बहुत अधीर हो चुके थे। 4 दिन हो गए थे और इन 4 दिनों में कोई भी हमला नहीं हुआ, जिससे सभी बेचैन हो उठे थे। लेकिन जैसे ही कोई हमला करने की बात करता, समझदार लोग उन्हें रोक देते थे। जांग यी से बार बार संपर्क करने की कोशिश होती रही और हर बार वो और ज्यादा शर्तें पेश करते गए। यहां तक कि आखिर में मोराना ने जो शर्तें रखी वो फ्रीमन्स की पूरी तिजोरी को खाली करने जैसी थीं। किंग आर्थर ने भी दावा किया कि उसके पास अटलांटिस की पानी के नीचे की दुनिया का खजाना है जो वह जांग यी को दे सकता है। जांग यी को लगने लगा कि अब वो लोग अपने हद तक पहुंच चुके हैं। बातचीत के दौरान जांग यी को उनकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो लोग गुस्सा दबा रहे हैं। यांग शिनशिन ने कहा, अब वक्त आ गया है, अगर और देर की तो उनके लोग पागल हो जाएंगे। ज्यादा देर तक संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसानों का दिल समझना मुश्किल होता है और कई बार भावनाएं अक्ल पर हावी हो जाती हैं। यांग शिनशिन ने जांग यी की तरफ मुस्कुराकर देखा, भाई, अब जाल समेटने का वक्त है। जांग यी ने सांस ली और हंसते हुए बोला, ठीक है, सच कहूं तो अब मुझे भी थोड़ा बेसब्री हो रही है। उसने पहले मोराना को कॉल किया। हे मोराना, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। 2 घंटे में मैं आकर वो हिस्सा ले लूंगा जो तुमने मुझे सैक्रिफिशियल स्पिरिट में से देने का वादा किया था। बाकी सब मुझे बाहर निकलने के बाद देना होगा। मोराना की आंखों में चमक आ गई।
आखिरकार उसने मुट्ठी बांधी, गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन केओस, मुझे उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे। जांग यी ने वीडियो कॉल में मोराना की तरफ देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम समझती हो मैं कौन हूं? मैंने वादा किया है कि अगर मैंने तुम्हारा सामान ले लिया तो मैं किंग आर्थर की टीम को हराने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जरूर करूंगा। अगर मैंने वादा तोड़ा तो ऊपर वाला मुझे सजा देगा। चिंता मत करो, मैं हुआशू कंट्री से हनडुन हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मोराना को अब राहत मिली। एक ताकतवर इंसान के वादे पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, फिर 2 घंटे बाद हमारी दोनों सिटीज के बीच के इलाके में मिलते हैं। ठीक है। जांग यी ने मोराना से बात खत्म की, फिर तुरंत किंग आर्थर को कॉल किया। हे आर्थर, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। किंग आर्थर बहुत खुश हुआ, लेकिन थोड़ा चौकन्ना भी। ये अच्छी बात है कि तुमने हमें चुना, लेकिन बताओ ऐसा क्यों किया? जांग यी ने मुस्कुराकर कहा, आंखों में क्रोध की झलक के साथ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों में से कौन आगे बढ़े। हालांकि तुम दोनों ने समान फायदे दिए, लेकिन उन्होंने पहले दिन हमारे शहर पर हमला किया और मेरे साथियों को मार डाला था, ये भूल नहीं सकता। किंग आर्थर को ये बात बिल्कुल सही लगी। वैसे भी उन्हें जीतने की उम्मीद नहीं थी, तो अब जिसका नुकसान नहीं हुआ हो उसकी मदद करना सही था। ठीक है, तो चलो समय तय करें और उनके अड्डे पर सीधा हमला कर दें। जांग यी ने शांत होकर कहा, जल्दबाजी मत करो। जैसा तय हुआ था 4 घंटे में एडवांस पेमेंट भेजो। मैं तुम्हारी नीयत देखना चाहता हूं। किंग आर्थर ने हंसकर कहा, हुआशू कंट्री में एक पुरानी कहावत है, खरगोश देखे बिना बाज मत छोड़ो। तुम इसी स्टाइल के हो केओस। तो फिर 4 घंटे में मिलते हैं, जांग यी ने कहा। ठीक है। इस तरह जांग यी ने दोनों से एक ही समय पर डील फिक्स की, और समय भी उसने सोच समझ कर रखा। 4 घंटे बाद दिन का उजाला भी खत्म हो जाएगा। वो समय को जितना हो सके खींचने की कोशिश कर रहा था। मोराना और किंग आर्थर दोनों ने अपने साथियों को खुशखबरी दी। टुक इट। उन्हें लग रहा था कि अब लड़ाई जीत ली है, क्योंकि चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, 2 लोग एक के खिलाफ हमेशा जीतते हैं। अलेक्सी थोड़ी देर चुप रहा, फिर मोराना से बोला, मुझे लगता है अभी खुश होने की जल्दी मत करो। मोराना और बाकियों ने उसकी तरफ देखा। सब जानते थे कि वो जांग यी का अच्छा दोस्त था और उसे सबसे अच्छी तरह समझता था। सलाडिन ने पूछा, पेरेन, क्या कहना चाहते हो? अलेक्सी ने लंबी सांस ली और अपनी मोटी बाहें सीने पर मोड़ते हुए कहा, केओस बहुत चालाक है। वो दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दुश्मनों के लिए बेहद शातिर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उससे सतर्क रहो। सलाडिन ने कंधे उचकाते हुए कहा, इसका हल आसान है। जब वो हमें जीतने में मदद करने आए तो हम उन्हें सबसे आगे लड़ने भेज देंगे। अगर उन्हें मरने में दिक्कत है तो साफ है कि उनके इरादे कुछ और हैं। मोराना को यह बात ठीक लगी। जोरों की बात पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन डबल सुरक्षा हमेशा बेहतर होती है। किंग आर्थर की टीम ने भी यही सोचा। जांग यी की टीम में सिर्फ 4 लोग थे और वो सबसे कमजोर थे। हालांकि उनका जीतना मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। रेगिस्तान की पीली रेत ने जांग यी के शहर को ढक लिया था। अंदर सब साफ सुथरा था। जांग यी आराम से सोफे पर बैठा हर दिन की मस्ती में था। यंग शिनशिन की पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल उसे अब और समझ आने लगी थी। जैसे ही तय वक्त आया, जांग यी खड़ा हुआ और यंग शिनशिन और बाकी को बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं अकेला जाकर डील करूंगा। यंग शिनशिन ने कॉफी पीते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब उन्होंने वादा कर लिया है तो बेवकूफी नहीं करेंगे। किंग आर्थर और मोराना की ताकत एक जैसी थी, इसलिए अगर कोई जांग यी पर अचानक हमला करता तो उन्हें भी नुकसान होता और फायदा किसी और को मिलता। जांग यी ने सिर हिलाया और मोराना की सिटी की तरफ उड़ गया। उसने सेकंड हैंड ऑफ टाइम चालू कर दिया, हर वक्त सतर्क रहने के लिए। जल्दी ही वो दोनों सिटीज के बीच के रेगिस्तान में पहुंच गया। मोराना वहां थी, लेकिन जांग यी को पता था कि कोई छुपा हुआ भी उसे देख रहा है। जांग यी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी मेंटल पावर इतनी तेज थी कि वो हर चीज महसूस कर सकता था। सामान कहाँ है? जांग यी ने थोड़ा दूरी रखी ताकि मोराना एब्सोल्यूट जीरो का हमला न कर सके। मोराना ने एक मेटल बॉक्स उठाया। यह है एडवांस पेमेंट, लेकिन केओस, एक बात साफ होनी चाहिए। जंग शुरू होते ही तुम सबसे आगे लड़ोगे। जान देकर भी लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना। जांग यी की आंखें थोड़ी संजीदा हो गईं। फिर वो मुस्कुराया
और कंधे उचकाए। ठीक है, यही तो मेरा प्लान था, लेकिन सिर्फ यही नहीं चलेगा। उसने एक उंगली उठाकर हिलाई। जब लड़ाई होगी हम सब मैदान में उतरेंगे, कोई पीछे नहीं रुकेगा। अगर तुम्हें लगे कि हमने धोखा दिया है तो तुम हमारी स्टैच्यू तोड़ सकते हो, फिर हम इस गेम से बाहर हो जाएंगे। इससे तुम्हें भरोसा होगा ना? मोराना थोड़ी हैरान हुई। एक बार स्टैच्यू टूट गई तो टीम पूरी तरह हार जाती है, ये नियम था। जांग यी की टीम में 4 लोग ही थे, धोखा देना नामुमकिन था। मोराना की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उसे जांग यी की बात पसंद आई। बहुत अच्छा। उसने मेटल बॉक्स फेंक दिया जांग यी की ओर। बॉक्स हवा में उड़ता हुआ जांग यी के सामने आ गया। जांग यी ने दूर से डिवाइन वाइन के सिल्वर ग्रे बेलों से बॉक्स खोला। जैसे ही बॉक्स खुला, जांग यी को जानी पहचानी एनर्जी महसूस हुई। सैक्रिफिशियल स्पिरिट। जांग यी को यकीन हो गया और वो खुश हुआ, लेकिन चेहरा शांत रखा। बहुत अच्छा, उसने कहा और सामान अपनी अलग जगह रख लिया। मोराना ने कहा, चलो अब देर न करो, सीधा हमला करते हैं और उन्हें कुचल देते हैं। जांग यी मुस्कुराया और सिर हिलाया। अब भी नहीं। मोराना ने भौहें चढ़ाईं। अब क्या बाकी है? जांग यी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैंने पहले ही कहा है, मुझे अपना फायदा बढ़ाना है, इसलिए मुझे एक काम और करना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी खुश करूंगा। मोराना ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। जांग यी बोला, किंग आर्थर ने भी मुझे कुछ फायदे देने का वादा किया है। अगर मैं उसकी मदद करूं तो मैं अभी उनके साथ भी डील करूंगा, उनका सामान भी ले लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर उन्हें चौंका देंगे। कैसा रहेगा? मोराना की आंखें फैल गईं और एक खतरनाक माहौल बन गया। तुम दोनों तरफ खेलना चाहते हो? जांग यी ने हाथ हिलाते हुए कहा। गुस्सा मत हो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो अपने लोगों को हमारे शहर में भेज दो। अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे स्टैच्यूज तोड़ देना, फिर हम खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। अब तो भरोसा है ना? चंग लुआन, जो पहले जांग यी पर शक कर रहा था, उसको मानना पड़ा कि उन्होंने सच में अपना वादा निभाया। अगर ये कोई 3 किंगडम्स वाली चेस गेम होती तो किसी को अपनी सच्चाई दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता? अपने जनरल को किसी और के हवाले कर देना। इससे बेहतर और क्या होगा? चांग लुआन की बात सुनकर मोराना और बाकी लोग थोड़े रिलैक्स हो गए। बहुत बढ़िया, अब तो हमारी जीत पक्की है। सलाडिन ने अचानक अलग राय रखी। इतनी जल्दी खुश मत हो, एक और बात भी हो सकती है। शायद वो दोनों तरफ की टीमों में शामिल हो गया हो। पहले किंग आर्थर की टीम से जुड़ा हो, फिर जानबूझकर हमें दिखाया हो। मोराना ने सिर हिलाया। नहीं, अगर उन्होंने सच में ऐसा किया तो हम बस उनके शहर की मूर्तियां तोड़ देंगे। वैसे भी अगर वो सच में किंग आर्थर की टीम से मिले होते तो हम उन्हें सीधे ताकत से कुचल सकते थे। कोई झंझट करने की जरूरत नहीं थी। मोराना ने सबकी तरफ देखा। हम अपनी पहले से बनी प्लान के हिसाब से किंग आर्थर की सिटी की तरफ अभी निकलेंगे। जब केओस की टीम उनसे भिड़ जाएगी तभी हम एंट्री मारेंगे और लड़ाई खत्म करेंगे। मैं बेस पर रहूंगी और डिफेंस का जिम्मा लूंगी। चांग लुआन की आवाज दूसरी तरफ से आई। केओस की सिटी का क्या? वहां कोई रहेगा? अगर वो कुछ अजीब करते हैं तो उनकी मूर्तियां तबाह कर देंगे। सैलाडिन ने सिर हिलाया। हाँ, ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन याद रखो, किंग आर्थर की टीम में कुल 6 लोग हैं। केओस की टीम में सिर्फ 4, और उनमें से सिर्फ केओस ही असली फाइटर है। बाकी 3 की ताकत सीधी लड़ाई में कम है। इसलिए अगर जीतना है तो कम से कम 4 लोग भेजने होंगे, 8 बनाम 6, और दोनों तरफ की आर्मी मिलाकर हमको पूरा एडवांटेज मिलेगा। मोराना की ताकत से वो शहर की रक्षा कर सकती थी, क्योंकि वो एक एरिया की मॉलिक्यूल्स को फ्रीज कर सकती थी, जिससे बाकी सैनिकों को लौटने का टाइम मिल जाता। योजना तय होने के बाद मोराना शहर की दीवारों पर तैनात हो गई और उसके साथ 1000 लाल कवचधारी सैनिक भी रहे। बाकी लोग 3000 सैनिकों के साथ निकल पड़े। जांग यी और उसके 4 साथी 4000 सैनिकों के साथ तय रास्ते पर रवाना हुए। किंग आर्थर को ये जानकारी पहले ही दे दी गई थी। दोनों सेनाएं एक बड़े कैनियन में आमने सामने आईं। चारों ओर विशाल चट्टानी खंभे थे। किंग आर्थर अपनी आर्मी के साथ पहुंचा और पूरी ताकत से कैनियन में तैनात हुआ। ये सैनिक सिर्फ प्रोग्राम किए गए वर मशीन थे, लेकिन बहुत ताकतवर थे। 1000 सैनिक एक ट्रायल लेने वाले को मार सकते थे। शहर की रक्षा करने वाला था पोकोंग। उसकी केज एबिलिटी बहुत ताकतवर स्पेस वाली एबिलिटी थी। पहले उसने जांग यी की स्पेस ट्रैवल को भी रोक दिया था। जांग यी को याद था
ये डिफेंस के लिए परफेक्ट था। जो 5 लोग आए थे वो थे किंग आर्थर, ओलिब, इटूगल, एक काले चोगे वाला रहस्यमयी आदमी और नॉर्स देवता ओडिन। पांचों एक ऊंचे चट्टान पर खड़े होकर जंग यी की टीम को देख रहे थे। सब आ गए हैं, लगता है इन्होंने पीछे की रक्षा पूरी तरह छोड़ दी है, ओडिन ने ठंडी आवाज में कहा। ओलिब ने किंग आर्थर की तरफ देखा। अब क्या करें? हमला करें। किंग आर्थर ने जंग यी को देखा और दोनों की नजरें मिली। बिना कुछ कहे समझ गए। जैसा तय हुआ था, अब लड़ाई शुरू। अचानक कैनियन में काली सेना में मारने की भयंकर चीखें गूंज उठीं और वे हथियारों के साथ हमला करने लगे। ओडिन अपने 8 पंखों वाले पेगासस पर खड़ा था और आसमान की ओर हाथ उठाया। बूम बूम बूम, बिजली कड़कने लगी और एक बिजली का भाला बना, गुंगनीर, इटर्नल स्पीयर। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो तबाह किए बिना नहीं रुकता। बिजली का भाला तेजी से जांग यी की ओर आया। जांग यी ने ठंडी नजरों से देखा। उसके चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर पहले ही एक्टिव था। छप! भाला जांग यी के एलियन स्पेस में घुसा और अंदर ही बिजली का तांडव शुरू हुआ, लेकिन इतना काफी नहीं था उसकी डायमेंशनल गेट को तोड़ने के लिए। ओडिन की आंखें संकुचित हो गईं। उसने अपनी 70% ताकत लगाई थी, फिर भी असर नहीं हुआ। अगर यह हमारा दुश्मन बना तो इसके स्पेस डिफेंस को तोड़ना ही होगा, उसने ठान लिया। ब्रायन ने जांग यी के पास आकर बोला, सुपर हैवी प्रेशर। हजारों काले सैनिकों पर जैसे कोई इनविजिबल हथौड़ा गिरा। धड़ाम! जमीन समेत सब नीचे धंस गए। ब्रायन का फील्ड टाइप एबिलिटी हजारों सैनिकों को दबा सकता था, लेकिन तभी किंग आर्थर की तलवार हवा में चली। सभी एक साथ हमला करो। जांग यी की डिफेंस बहुत ताकतवर थी, इसलिए सबको मिलकर हमला करना पड़ा। अचानक लू कीरन के पीछे से उसका मैच स्नोवी आउल बाहर आया और उसके शरीर को कवर कर लिया। मीछा से सुसज्जित लू कीरन बैटलफील्ड पर उतरी। सिल्वर ग्रे मीछा अब और भी ताकतवर था, डीमन गॉड की टेक से अपग्रेड हुआ था। लू कीरन, कोड नेम लूबान, हुआक्शु स्कूल में मशहूर, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर कोई नहीं जानता। दूसरी टीमों ने उसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन भूल गए कि वो खुद की ताकत और मीका से 2 दुश्मनों को हरा चुकी है। डिफेंस फोर्स फील्ड, स्नोवी आउल ने एक इनविजिबल शील्ड बना दी, जिस पर किंग आर्थर, ओडिन और ओलिब ने हमला किया, पर बस हल्का हिलाया, तोड़ा नहीं। इटूगल की आंखें फैल गईं। ये तो मेरी रेस की टेक्नोलॉजी है। चांग जीवान की बॉडी शील्ड टेक थी ये, वही मॉड्यूल्स लगाए गए थे। टाक टाक टाक, स्नोवी आउल की फायरिंग होल्स खुली और रेड लेजर्स ने सबको काटना शुरू कर दिया। किंग आर्थर और बाकी बचने लगे। इटुगाल ने गुस्से में तलवार उठाई, लाल रंग की एनर्जी तलवार। बस इतना काफी नहीं, तलवार से निकली शॉकवेव ने स्नोवी आउल की शील्ड को फाड़ दिया, लेकिन जांग यी ने बचा लिया। बाल बाल बची, वो मशीनों का राजा है, सच में बहुत खतरनाक है। लू केरन ने सीना थाम लिया। जांग यी बोला, सावधान रहो, बाहर अगर ये लोग दुश्मन बने तो बहुत मुश्किल होगी, भले ही हमारी ताकत लिमिटेड हो। अब लड़ाई पूरी तरह तेज हो गई। दोनों तरफ के सैनिक खून खराबे में डूबे हुए थे। 30 किलोमीटर दूर एक छाया जमीन से निकली। सैलाडिन काले चोगे में एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा होकर स्मार्ट डिवाइस से लड़ाई देख रहा था। वो पास नहीं गया क्योंकि युद्ध की रेंज में आ सकता था। उसे जांग यी की टीम अब भी संदिग्ध लग रही थी। सैलाडिन का प्लान था जब जांग यी और किंग आर्थर की टीमें पूरी तरह थक जाएं तब हमला करना, पर सही टाइम चुनना बहुत जरूरी था। अगर वो देर से पहुंचे तो किंग आर्थर की टीम जांग यी को खत्म कर सकती थी और फिर आराम करने शहर लौट सकती थी। दूर से एनर्जी की हलचल दिख रही थी। रेत भरे गोबी डेजर्ट में दूरी ज्यादा नहीं लग रही थी। शॉक वेव्स से सैलाडिन का चोगा उड़ने लगा। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, फाइट की आवाजें कम हो गईं, एनर्जी भी घटने लगी। सैलाडिन और बाकी अब पास आने लगे। अब पूरा कैनियन खून से भर चुका था। जांग यी और बाकी लोगों की अचानक गद्दारी ने किंग आर्थर और उसकी टीम को पूरी तरह चौंका दिया। सच कहें तो युद्धभूमि पर बाकी 2 पार्टियां भी पूरी तरह कंफ्यूज थीं। एक पल को किसी को समझ नहीं आया कि जांग यी किसकी साइड है। लेकिन युद्ध एक ऐसी ट्रेन की तरह होता है जो एक बार चलने के बाद रुक नहीं सकती। दोनों साइड के सैनिक और एलियन आपस में भिड़ चुके थे। अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। किंग आर्थर ने सीने में उठती तकलीफ को दबाने की कोशिश की। वो पहले ही अंदरूनी चोट खा चुका था।
ज़ांग यी का हमला उसकी पूरी ताकत के साथ किया गया था। सिर्फ शून्यता की शक्ति नहीं, बल्कि न्यूक्लियर बम जैसी तबाही थी जो बहुत पास से फटी हो। किंग आर्थर, जिसकी अलौकिक शक्ति की इंडेक्स सिर्फ 1000 तक थी, वो इसे पूरी तरह रोक नहीं सका। वो ज़ांग यी की तरफ गुस्से से देखता है। क्यों? कैओस, क्या तुम्हारे अंदर एक ताकतवर इंसान की थोड़ी भी इज्जत नहीं बची? तुमने हमारा सामान लिया और मदद का वादा किया था। ज़ांग यी ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें उनकी हार में मदद करूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। सैलाडीन, किंग आर्थर और बाकी लोग ये सुनकर चकरा गए, लेकिन जल्द ही इटूगल को बात समझ में आई। तुम लोग हमें पूरी तरह मिटाने की प्लानिंग कर चुके थे। बाकी लोगों को भी अब सच्चाई समझ में आ गई। उनका ज़ांग यी से साथ सिर्फ इस सोच पर टिका था कि ज़ांग यी आखिरी जीत छोड़ देगा। लेकिन अब यह साफ था कि ज़ांग यी दोनों साइड से वादा कर चुका था। मतलब असली बात यह थी कि ज़ांग यी ने जीत छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखा था। अब पूरा युद्ध क्षेत्र हंगामे में बदल गया। ज़ांग यी और उसके 4 साथियों ने अंदर से हमला शुरू किया, जिससे किंग आर्थर और उसकी टीम दोनों तरफ से घिर गई। सलाडीन और बाकी को पता था कि ज़ांग यी ने उन्हें धोखा दिया है और आगे वो उनका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए उन्हें ज़ांग यी के सहारे किंग आर्थर की मजबूत टीम से छुटकारा मिल रहा था, तो वो चुप रहे। इतने घमंडी मत बनो कैओस, किंग आर्थर गरजा। ऐसी हालत में तुम हमसे जीतने के लिए क्या लेकर आए हो? जैसे ही उसने ये कहा, उनकी टीम के मेन फॉर्मेशन से एक बड़ी रोशनी आसमान की तरफ गई और सीधा ज़ांग यी के शहर की तरफ निकल गई। तुम सब लोग यहां युद्ध में हो, पीछे तुम्हारा बेस खाली पड़ा है। ऐसी हालत में भी तुम जीत का सपना देख रहे हो। ये तो हंसी की बात है। अगर तुम हमें हरा भी दो तो तुम्हारा शहर तबाह कर दिया जाएगा और तुम्हें हार माननी पड़ेगी। ये सपना क्यों देख रहे हो? किंग आर्थर ने हंसते हुए कहा। ज़ांग यी ने बस हल्के से जवाब दिया, ऐसा है क्या? वो रोशनी इटूगाल द्वारा लॉन्च किया गया सुपर मिसाइल था। बिना किसी सुरक्षा के वो आराम से ज़ांग यी के शहर को तबाह कर सकता था। कुछ सेकंड बाद रेगिस्तान में जोरदार धमाका हुआ और ज़ांग यी का शहर पूरी तरह नष्ट हो गया। ज़ांग यी, लू केरन, यंग शिनशिन, ब्रायन और उनका कुत्ता सब अचानक बैटलफील्ड से गायब हो गए। किंग आर्थर ने अपना सीना पकड़ा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और उसके मुंह से धीरे धीरे खून बह रहा था। ज़ांग यी के हमले का असर उसकी सोच से भी ज्यादा भयानक था। अब जब हमने उस बेवकूफ इंसान से छुटकारा पा लिया है, तो अब असली लड़ाई शुरू होगी। किंग आर्थर ने मुंह पोंछा, अपनी पवित्र तलवार ऊपर उठाई और दुश्मनों की तरफ वार किया। लेकिन अलेक्सी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या ज़ांग यी इतना मूर्ख था? शायद नहीं। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपना शहर खुद खत्म होने दिया। मतलब उसने जीत का सपना छोड़ दिया। अलेक्सी पहले ज़ांग यी से कई बार मिल चुका था। उसे पता था कि वो बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। तो फिर उसने ये सब क्यों किया? जैसे ही युद्ध फिर से शुरू हुआ, सब इसमें खिंच गए। अलेक्सी को सोचने का वक्त नहीं मिला। उसने गुस्से से गरजते हुए अपना भाला उठाया और ओडिन की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वो टकराने ही वाला था, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे पूरी दुनिया धीमी हो गई हो। ये नहीं कि उसका शरीर धीमा हुआ हो, बल्कि उसका दिमाग कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो चेतावनी दे रहा था। कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस डर की वजह से उसने दौड़ रोक दी और खुद को क्रॉस करते हुए बचाने की कोशिश की। तभी अचानक बैटलफील्ड के नीचे से एक भयानक एनर्जी बाहर फूटी। आवाज गायब हो गई। सबकी आंखों के सामने बस सफेद रोशनी थी। कुछ सेकंड के लिए सब अंधे हो गए। एक जबरदस्त मशरूम क्लाउड आसमान में उठा, जैसे धरती से कोई विशाल दैत्य बाहर आ गया हो। वो बादल फैलता गया और फैलता गया, कई 100 मील तक फैला। मशरूम क्लाउड आसमान में 5000 से 6000 मीटर ऊपर तक गया। डेथ ऑफ लव, यही नाम सबके दिमाग में उस आखिरी पल में आया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक लेवल की वेपन यहां लाई जा सकती थी। लेकिन ज़ांग यी को याद करते ही सबको सब कुछ समझ में आ गया। यांग शिनशिन ने कहा था कि ये एक युद्ध है और युद्ध में जीतने के लिए कुछ भी करना सही होता है। असल में उनकी टीम तो शू नहीं थी, बल्कि वे ही थी सबसे ताकतवर। बाकी लोग अपने साथ थोड़े हथियार लाए थे,
लेकिन जांग यी पूरा स्टोरेज वेयरहाउस साथ लाया था, जिसमें वो 5 डेथ ऑफ लव भी थे जो उसने मोराना को बचाने के बदले फ्रीमन से लिए थे। किसी को नहीं पता कि जांग यी के पास कितने सीक्रेट कार्ड्स हैं। लियांग युए की मौत भी एक प्लान का हिस्सा थी, ताकि दुश्मन उन्हें कमजोर समझे। और अब सबको समझ में आ गया कि हुनडुन असल में कितना खतरनाक आदमी है। जांग यी ने 5 डेथ ऑफ लव एक साथ फोड़ दिए ताकि कोई बच ही न सके। 100 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका इस विस्फोट से हिल गया। केंद्र के 10 किलोमीटर के अंदर सब कुछ कांच की तरह पिघलकर जम गया और जांग यी वो अपने साथियों को लेकर वॉइड में चला गया, एक ऐसी जगह जहां बाहर की कोई चीज असर नहीं करती। 1 मिनट बाद जब सब कुछ थमा तो वो बाहर निकले। भले ही वो सूट और एक्सोस्केलेटन पहने थे, फिर भी उन्हें भीषण गर्मी महसूस हुई, मानो किसी को मैग्मा में फेंक दिया गया हो। पूरा घाटी पिघल गई थी और एक लाल ग्लास जैसी नदी वहां बन चुकी थी। 5 डेथ गॉड्स ऑफ लव सब सैनिकों को उड़ा ले गईं। ब्रायन ने डरते हुए कहा, लगता है इस बार कोई नहीं बचा होगा, है ना? जांग यी शांत था। इतनी जल्दी खुश मत हो। यहां जो भी लोग हैं वो सब बाहर की दुनिया के टॉप लेवल एक्सपर्ट हैं। और वाकई विस्फोट खत्म होने के बाद जब जांग यी और लू केरान ने बैटलफील्ड को देखा तो पता चला 9 में से सिर्फ 4 लोग मरे थे। किंग आर्थर, ओडिन, प्रीस्ट और सैलाडीन मारे गए। सैलाडीन तो हवा में था, लेकिन धमाका इतना ऊपर तक गया कि वो भी नहीं बच सका। बाकी 5 लोग अभी जिंदा थे। 1 कार्डिनल ओलिब जुनजंग चर्च से। 2 इटूगल चंग्युआन ट्राइब का राजा। 3 गाओ मिछांसू सूरज देवता। 4 चंगलुआन चिनलिंग ड्रैगन किंगडम का अजीब इंसान। 5 अलेक्सी जो किसी राक्षस जैसे शरीर वाला है। इनकी स्पेशल ताकतों की वजह से ये बच पाए, लेकिन हर कोई जख्मी था। अलेक्सी के कान, आंख, मुंह सबसे खून बह रहा था। गाओ मिचांसू तो एक रस्सी से बने घेरे की मदद से विस्फोट को थोड़ा रोक पाया। अब ये 5 लोग जंगी की तरफ देख रहे थे। आंखों में हैरानी, डर और गुस्सा था। केओस कमाल की योजना थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम डेथ ऑफ लव भी साथ लाओगे, ओलिब ने कहा। क्योंकि उसने टियानहाई सिटी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, उसे लगा था कि ये हथियार सिर्फ मिसाइल से ही चलाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। यिटुगाल और बाकी लोग चुपचाप मरने का इंतजार करने वाले नहीं थे। उन्हें यह नहीं पता था कि टियानहाई फोर्ट्रेस की सुरक्षा कितनी मजबूत है, लेकिन इस समय हर कोई चाहता था कि जांग यी की टीम को तुरंत मार डाले। इसलिए सबने अपनी ताकत लगाकर टियानहाई फोर्ट्रेस पर जोरदार हमला किया। ओलिब की पवित्र तलवार जज पवित्र आग से जल रही थी और आग पूरे मैदान में फैल रही थी। श्श! आग लहर की तरह दूर दूर से बहती हुई आई और तूफान की तरह टियानहाई फोर्ट्रेस की सुरक्षा ढाल से टकराई। इटूगल की लाल विशाल तलवार, जो लाल ऊर्जा क्रिस्टल से चलती थी, आसमान को चीरती हुई सुरक्षा ढाल से टकराई। हर किसी ने अपनी सबसे ताकतवर और डरावनी हमले की, लेकिन किला टस से मस नहीं हुआ। सिर्फ उसकी सुरक्षा ढाल थोड़ी हिली। ज्यादातर हमलों को उसने रोक लिया। अगर कोई ऊर्जा अंदर घुस भी जाती तो वो बैरियर स्टोन उसे सोख लेता, और अगर पहले 2 परतें भी टूट जाती तो आखिरी परत, यी मेटल और भारी अलॉय से बनी 15 मीटर मोटी दीवार, सब कुछ सोख लेती। यही जांग यी की सबसे ताकतवर सुरक्षा थी। ये वो जगह थी जो युद्ध के बाद भी उसे तूफान से बचा सकती थी। हर ओर से हमले हो रहे थे, लेकिन किला जरा भी नहीं टूटा। इसी बीच जांग यी और लू केरन का चार्जिंग पूरा हो गया। गुड बाय। पहला निशाना इटूगाल था। जांग यी सबसे ज्यादा इटूगाल को मारना चाहता था और वो सबसे खतरनाक भी था। सिटी डिफेंस स्नाइपर की ताकत जांग यी की मैजिक राइफल से कहीं ज्यादा थी। ये गोली सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकती थी, मिसाइल जितनी ताकतवर। इटूगल ने हमले का अंदाजा लगाया और रास्ता समझा, लेकिन वो भाग नहीं सका, क्योंकि जांग यी की सेकंड हैंड ऑफ टाइम ने उसके मूवमेंट का अंदाजा पहले ही लगा लिया था और उसने अटैक के दौरान दिशा बदली। बूम! काले उजाले की लहर ने इटूगाल को घेर लिया और उसे बहुत दूर तक उड़ा दिया। उसका शरीर टूटता हुआ महसूस हो रहा था। तभी इटूगाल ने अपनी असली ताकत निकाली। एक उन्नत मैकेनिकल सभ्यता का राजा होने के नाते वो आधा इंसान और आधा मशीन था और सारे डेमन मशीन की ताकतें इस्तेमाल कर सकता था। लाल ऊर्जा क्रिस्टल जल उठा। तलवार के किनारे से जबरदस्त ताकत निकली।
जैसे कोई बड़ी तलवार से बड़ी लहर को चीर रहा हो, वैसे उसने काले उजाले को 2 भागों में काट दिया। ओह, बढ़िया है, जांग यी ने कहा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर हथियारों की बात आए तो जांग यी कभी नहीं हारेगा। लू केरन और यंग शिनशिन ने 8 टियनहाई कैनन से हमला शुरू कर दिया। इटुगल अब भी ठीक से संभला भी नहीं था कि एक और तोप उस पर निशाना साध चुकी थी। जांग यी से लड़ने के बाद उसकी ताकत थोड़ी कम हो गई थी और तभी टियनहाई कैनन का हमला हुआ। काले रंग की टोप का मुंह एकदम लाल हो गया और जबरदस्त ऊर्जा एक सिलेंडर की तरह निकली और इटुगल को घेर लिया। उसके शरीर की सारी ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी थी और लव ऑफ डेथ के विस्फोट से उसका शरीर भी टूट चुका था। तुरंत ही वो टियनहाई कैनन से बुरी तरह घायल हो गया। लाल लेजर तोप ने जैसे आसमान को चीर दिया। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उसकी लहर फैली। बाकियों की हालत भी बहुत खराब थी। इतने भयानक हमले से वो बच नहीं पा रहे थे। ऊपर से ब्रायन द डॉग उस इलाके की ग्रेविटी भी बढ़ा रहा था, जिससे उनकी मूवमेंट्स पर बहुत असर पड़ा। भागे, क्या फायदा? जंग यी ने शहर को अपने एलियन स्पेस में रखा था। जब तक जंग यी को नहीं मारेंगे, जीत नहीं सकते। अगर वो भाग भी जाएं तो उनका शहर भागेगा कैसे? यहां से किंग आर्थर की टीम के शहर तक की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर थी। अगर वो पीछे हटते तो उनका पत्थर से बना शहर बिना किसी सुरक्षा के टियनहाई फोर्ट्रेस की बमबारी में बर्बाद हो जाता। आगे जाएं या पीछे, हर तरफ मौत थी। इटुगल की आंखों में आग जल रही थी और उसके दिल में बहुत गुस्सा था। उसने सब कुछ खोकर यहां तक पहुंचने की कोशिश की थी और अब आखिरी स्टेप पर हार रहा था। उसे जंग यी की ताकत से जलन हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मैकेनिकल असेंशन के लिए चांग युएन क्लैन ने सुपरनैचुरल एवोल्यूशन का रास्ता छोड़ दिया था। इसलिए लाइट गेट के अंदर वो अपने पावरफुल हथियार नहीं ला पाया। अगर ला पाता तो आज जीत उसी की होती। इटुगल बहुत गुस्से में था, लेकिन सब बेकार था। अब बस लड़ना ही एक रास्ता बचा था। 5 टॉप म्यूटेंट्स जख्मी हो चुके थे और टियनहाई फोर्ट्रेस की बमबारी ने उन्हें और भी बर्बाद कर दिया। अलेक्सेई पहले ही लव ऑफ डेथ के धमाके से घायल था और अब वो खून से लथपथ था। उसने अपना मुंह हाथ से ढका और उसके उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन जंग यी ने रहम नहीं किया। इस ट्रायल में कोई असली मौत नहीं है और कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर 7 दिन बाद 1 से ज्यादा लोग जिंदा रहे तो सब हार जाएंगे, इसलिए सबको मरना ही होगा। युद्ध के मैदान में एक काला गोल किला 5 सबसे ताकतवर एलियंस पर लगातार बमबारी कर रहा था। वो बार बार कोशिश करते थे कि किसी तरह एक लेयर तोड़े, लेकिन हर लेयर के पीछे एक और मजबूत लेयर होती थी। और सबसे ज्यादा डर ये था, अगर किले के अंदर घुस भी गए तो वहां 4 बिल्कुल सही सलामत एलियंस उनका इंतजार कर रहे थे। वो ये लड़ाई कैसे जीतेंगे, कोई नहीं जानता। तभी आसमान में एक बहुत बड़ा जाल फैला। चांदी की तेज रोशनी वाली डोरियों से बना जाल एक पिंजरे की तरह किले को घेर लिया। पोकोंग आ गया था। एक नए और पूरी ताकत वाले एलियन की एंट्री से थकी हुई टीम को थोड़ी राहत मिली। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिससे वो सब बातें पहले ही शेयर कर चुके थे। पोकोंग का बर्ड इन अ केज एक स्पेस पावर थी जो मूवमेंट और टेलीपोर्टेशन को रोक सकती थी। इटुगल और बाकी थोड़ी राहत ले पाए, लेकिन जंग यी ने वो जाल देखकर ठंडे अंदाज में कहा, स्पीड के अलावा कुछ भी अजेय नहीं है। तुम्हारा बर्ड इन अ केज चाहे जितना ताकतवर हो, यह भी सिर्फ एक पावर ही है। जैसे उसकी सेनलुओ वांगसियांग कोई भी सुरक्षा तोड़ सकती है अगर ताकत ज्यादा हो। लू केरान और यंग शिनशिन ने फिर से टियनहाई कैनन लॉन्च किया। युनशी मटेरियल टनों में खर्च हो रहा था, लेकिन हर हमला बहुत जबरदस्त था। तोप की नली से लाल बीम निकली और सीधे बर्ड केज पर लगी। पोकोंग का गर्व बर्ड केज एक ही वार में टूट गया। पोकोंग का चेहरा बदल गया और वो किले को देखकर जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो। ये चीज उसने कैसे अंदर लाई? क्या ये नियमों के खिलाफ नहीं? ओलिव ने गंभीर आवाज में कहा, अगर किसी चीज को मना नहीं किया गया तो सब अलाउड है। अगर उसने नियम में लूप होल ढूंढा है, तब भी मैनेजर उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वो खुद एक एआई है। इटुगल का चेहरा बहुत बुरा हो गया। अगर पहले पता होता तो वो कुछ सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स जरूर लाता। 3 ऐसी मशीनें मिलकर इस किले को तोड़ सकती थीं, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? कोई रास्ता है इस सुरक्षा को तोड़ने का?
वरना हम सब एक एक कर मारे जाएंगे, चांग लुअन ने ठंडे स्वर में कहा। इटुगल ने आंखें छोटी की। पूरी ताकत से मैं सिर्फ 2 लेयर ही तोड़ सकता हूं, 3 नहीं। और अगर मैं इतनी ताकत लगा दूं तो अंदर जाकर बाकी 4 से लड़ने की ताकत नहीं बचेगी, और कौन जाने अंदर और क्या छुपा हो। सबके चेहरे लटक गए। नहीं, एक और रास्ता है, एक औरत की आवाज आई। फ्रीमोन्स पैंथियन की देवी विंटर गॉडेस मोराना भी आ चुकी थी। उसने जंग यी को झर भरी नजर से देखा। जंग यी ने दूर से उसे देखा और मुस्कुराया। सब आ गए, बढ़िया, अब मैं तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर सकता हूं, जैसा तय हुआ था। मोराना और बाकी का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन जंग यी ने कोई वादा नहीं तोड़ा था। मोराना बर्फ और बर्फीली दीवार पर सवार होकर आई थी। जलती हुई धरती जल्दी ठंडी हो गई। हवा का तापमान गिर गया और बर्फ गिरने लगी। मोराना ने जंग यी को ठंडी नजर से देखा और बिना देरी एब्सोल्यूट जीरो अपना डोमेन एक्टिव किया। पूरा इलाका जम गया, जिसमें जंग यी भी था। लेकिन जंग यी बस शांत खड़ा देख रहा था। उसकी सेकंड हैंड ऑफ टाइम 3 सेकंड आगे की चीजें बता सकती थी, तो वो ये भी जानता था कि मोराना क्या करने वाली है। तो उसने बचाव क्यों नहीं किया? क्योंकि किला बहुत धीरे चलता था और मोराना के डोमेन से बच नहीं सकता था। इसलिए यिटुगल और बाकी को ऐसा लगा कि जांग यी और बाकी जम गए हैं। ताकामी सांसु हिकारी का हमला शुरू हो चुका था। 3 रशोमन से अनगिनत भूत प्रेत निकले और एक ही पल में जांग यी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जांग यी बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि इस अटैक के लिए जरूरी था कि ताकामी उजुमाकी हिकामी सामने आए, मतलब असली में सामने हो। यह हमला असली में एक मेंटल अटैक था, जिसे इल्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो जैसी ताकत को सिर्फ इल्यूजन ही चकमा दे सकती है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, सब झूठ है, सब इल्यूजन है। मगर इल्यूजन होने का मतलब ये नहीं कि इसे हल्के में लिया जा सकता है। ऐसा इल्यूजन तुम्हारी आत्मा तक को खत्म कर सकता है, जो फिजिकल बॉडी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भूत प्रेत लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन जंग यी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बिना सोच समझ के अटैक करने से नुकसान अपने ही लोगों को हो सकता था। वो मंजर बहुत डरावना था। लाशों के पहाड़, खून की नदियां और नरक जैसा मंजर। जांग यी को सड़ी हुई बदबू तक महसूस हुई, लेकिन उसका दिल डगमगाया नहीं, क्योंकि वो असली नरसंहार देख चुका था और खुद धरती पर नरक बना चुका था। पहली बात, डरने की जरूरत नहीं, ये सब इल्यूजन है। मेरी मिरियड यूनिवर्स खुली हुई है और तियानहाई फोर्ट्रेस की डिफेंस को कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरी बात, इल्यूजन 5 इंद्रियों से काम करता है, मतलब जो आंखें देखती हैं, नाक सूंघती है, कान सुनते हैं, जुबान छकती है और शरीर महसूस करता है, ये सब इल्यूजन एक्टिवेट करने के जरिए है। तो क्यों ना मैं अपनी सारी सेंसेस को बंद कर दूं? जांग यी ने सॉल्यूशन निकाल लिया। डायमेंशनल डोर खोलकर खुद को दूसरी डायमेंशन में छुपा लेगा, जहां इल्यूजन का असर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने डोर खोला, एक खूनी हाथ बाहर आया और उसके शरीर को पकड़ लिया। उसका शरीर टूटने लगा। दर्द पूरे बदन में फैल गया। उसने पीछे देखा। उसका डिमेंशनल डोर अब एक काली डरावनी गुफा बन चुका था। उसी गुफा से वो खूनी हाथ निकलकर उसे जकड़ चुका था। जांग यी खुद को समझाता रहा, झूठ है, सब झूठ है। इस दुनिया में कोई एलियन इतनी ताकत नहीं रखता कि मेरी सारी डिफेंस को एक पल में तोड़ दे। लेकिन उस खूनी हाथ की पकड़ और मजबूत हो रही थी। उसका शरीर ऐसे दबाया जा रहा था जैसे कोई कमर को हाथ में पकड़ ले। झूठ है, ये सब इल्यूजन है, जांग यी चिल्लाया। दांत भींचे और आंखें लाल करके आगे भागा। उसे विश्वास था कि जो दिख रहा है वो झूठ है। काली गुफा असल में उसका डायमेंशन गेट है और खूनी हाथ एक इल्यूजन। बस उसे किसी भी तरह उस गुफा में घुसना था, मगर हाथ उसे नहीं छोड़ रहा था। जांग यी ने महसूस किया कि उसका शरीर इसलिए नहीं हिल पा रहा क्योंकि उसका दिमाग इल्यूजन के झांसे में आ चुका था। बिलीव 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 इन माई सेल्फ, उसने खुद पर भरोसा किया। धीरे धीरे उसका शरीर थोड़े थोड़े हिलने लगा। उसने इंटेलिजेंट सिस्टम से कांटेक्ट किया, सबमरीन आर्मर को ऑर्डर दिया कि उसे गेट के अंदर ले जाए। लेकिन अब कोई भी एक्शन झूठा लग सकता था, सिर्फ उसका दिमाग ही सच्चा था। तभी जांग यी को एक बात याद आई। उसके दाएं हाथ में इम्प्लांटेड वेपन शेनलियन था। हालांकि शरीर नंगा था, सारी डिफेंस भूतों ने छीन ली थी,
लेकिन शेनलियान अब भी काम करता था। गॉड्स रिफाइनिंग, उसने मन में चिल्लाया। एक डिवाइन पावर उसे खींचकर गुफा के अंदर ले गई। कुछ पल बाद वो डरावना इल्यूजन गायब हो गया। चारों तरफ खालीपन था। शेनलियान की शक्ति एक बेल बनकर उसके पास तैर रही थी। बाहर की दुनिया में यिटुगाल और बाकियों ने देखा कि राशोमन एक्टिवेट हुआ और ज़ांग यी दर्द में तड़प रहा था, लेकिन आखिर में वो दूसरे डायमेंशन में चला गया। तकामी संसू हिकारी गुस्से में चिल्लाया, हरामी, इतना सब करने के बाद भी मरा नहीं। लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही टियनहाई फोर्ट्रेस से एक लेजर निकली और उसे भस्म कर दिया। यांग शिनशिन कंट्रोल रूम में बैठी थी, बार बार लू केरन और ब्रायन से संपर्क कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो उसने खुद ही सभी 8 मेन गन्स एक्टिवेट कर दिए और हमला शुरू कर दिया। क्या बेवकूफ है ये बंदा, अपने इल्यूजन का नाम ही राशोमन रख दिया। तो मैं तो उसी वक्त समझ गई कैसे तोड़ना है। इल्यूजन एक नकली दुनिया है और ज्यादा समझदार लोग इसमें गलती जल्दी पकड़ लेते हैं। तकामी संसू हिकारी का इल्यूजन उस इंसान के अंदर की डर से ही बनता था। चांकी को डर था कि उसकी डिफेंस टूट जाएगी, तो इल्यूजन में ऐसा ही दिखा। डर था कि डिमेंशनल डोर भी काम नहीं करेगा, तो इल्यूजन ने उसे ही डरावना बना दिया। लेकिन यांग शिनशिन ने शुरू से ही उस इल्यूजन को असली नहीं माना, इसलिए वो डरी नहीं। धड़ाम! जमीन फिर से हिल गई। ब्रायन ने अपनी ग्रेविटी वाली एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। वो इल्यूजन से अभी बाहर नहीं आया था, लेकिन यांग शिनशिन अपने एक्सोस्केलेटन आर्मर में थी। खून बह रहा था, लेकिन उसने धीरे से आर्मर को एडजस्ट किया और फिर दुश्मनों पर हमला जारी रखा। थोड़ी देर बाद ब्रायन की आवाज आई, ओ बाप रे, मैंने अभी क्या देखा, बहुत डरावना था। इल्यूजन बनाने वाला मर चुका था, इसलिए सब धीरे धीरे होश में आ गए। अब बैटलफील्ड पर ज़ांग यी ने मोराना को तुरंत मार दिया था। बाकी सब घायल थे और अब सिर्फ पोकोंग बचा था, जो टियनहाई फोर्ट्रेस के लिए कोई खतरा नहीं था। टियनहाई फोर्ट्रेस अब एक राक्षस की तरह हमला कर रहा था। उसकी 8 तोपों से निकलने वाली एनर्जी लाइंस आसमान चीर कर जा रही थीं। दुश्मनों के पास अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अलेक्सी, ओलिव सब मर चुके थे। यिटुगाल अब भी मैकेनिकल विंग्स की मदद से लड़ रहा था, लेकिन उसका डिफेंस तोड़ना नामुमकिन था। सबको लग रहा था ये चीटिंग है, लेकिन ज़ांग यी की प्लानिंग देखकर सब हैरान थे। उसने शुरुआत में सिर्फ एक साथी की कुर्बानी दी और पूरे युद्ध को अपने कंट्रोल में ले लिया। धीरे धीरे सारे एलियन मारे गए। पोकोंग को भी स्नाइपर से मार दिया गया। आखिरकार सब बैटलफील्ड से गायब होकर दूसरी दुनिया में पहुंच गए। एलियन आखिरी बार इंसानों की तरफ देखकर चले गए, क्योंकि वो ज्यादा देर इस दुनिया में टिक नहीं सकते थे। चांग लुआन जाते जाते रुका, लेकिन उसे जो चेतावनी मिली थी उसे याद करके वो तेजी से साउथ की तरफ उड़ गया। ह्यूमन कोalition ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि सारे टॉप एलियन या तो युद्ध में थक चुके थे या किसी दूसरी दुनिया में थे। आखिरी पल में सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। ज़ांग यी के दिमाग में यह ख्याल आया जब उसके शरीर ने पूरी तरह से महसूस करना बंद कर दिया था। कोई अफसोस है? शायद है, लेकिन ज्यादा पछतावा नहीं हो रहा। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं और कोई भी इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। हम बस पूरी कोशिश कर सकते हैं और बाकी सब किस्मत पर छोड़ देते हैं। यांग शिनशिन की योजना एकदम सही थी और ज़ांग यी और उसकी टीम ने उसे बहुत अच्छे से पूरा किया। तो आखिर में चाहे यिटुगाल नाम का बड़ा बदलाव आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर में हम सिर्फ ज़ांग यी को ही चीट करने की छूट तो नहीं दे सकते। जो लोग इस बैटलफील्ड में आ पाए हैं वो सब अपने अपने देशों या जातियों के सबसे बेहतरीन लोग हैं, लेकिन यहां ज़ांग यी ने असली मौत को महसूस किया। हालांकि ये उसका दूसरा अनुभव था, लेकिन इस बार कोई दर्द नहीं था, क्योंकि जब यिटुगाल ने आखिरी हथियार छोड़ा सब कुछ जल्दी से खत्म हो गया। आंखों के सामने एक सफेद रोशनी थी और दुनिया शून्य में बदल गई। ज़ांग यी ने अपनी ठोड़ी छूते हुए सोचा, यिटुगाल के खुद को उड़ाने के बाद वो जरूर नहीं बचा होगा, वरना वो ये ट्रिक शुरुआत में ही इस्तेमाल करता और हम सबको मार देता। तो अब ट्रायल का रिजल्ट क्या होगा? क्या सब फेल हो गए? ये तो मजेदार होगा। इसी वक्त एक आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी। बहुत जानी पहचानी थी। ये लिंग की आवाज थी। बस ये आवाज पहले जैसी नहीं थी, इसमें कोई भावना नहीं थी। बधाई हो, आपने ये ट्रायल पास कर लिया है। अब मैं आपको वो सब बताऊंगी
जो आप जानना चाहते हैं, और इस दुनिया की सच्चाई। जांगी ने इधर उधर देखा और देखा कि लिंग एक सफेद रोशनी के बीच से बाहर आ रही है। अचानक वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार की लिंग पहले से काफी अलग थी। उसने एक सफेद टाइट कॉम्बैट सूट पहना था, जो जांगी की 3rd जनरेशन ब्लैक कॉम्बैट सूट जैसा लग रहा था। यह सूट उसकी बॉडी को हाईलाइट करता था, लेकिन वो अभी भी जवान थी और उसका संतुलित शरीर किसी स्विमर जैसा था। वो कोई आकर्षक या सेक्सी नहीं लग रही थी, बल्कि एक्टिव और क्यूट लग रही थी। जांगी ने हैरानी से पूछा, मैंने टेस्ट पास कर लिया, मतलब ये टुगल का आखिरी अटैक मुझे मार नहीं पाया? लिंग उसके पास चली आई और शांत आवाज में बोली, नहीं, आप सब मर चुके हो, ये एक पूरा विनाश वाला अंत था। तो फिर मैं ट्रायल कैसे पास कर गया? जांगी ने अपनी नाक की तरफ इशारा किया, फिर अचानक बोला, कहीं मैं ही सच में चुना गया इंसान हूं? लिंग ने उसे शांति से देखा और बोली, हमें यीहेन क्लान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी चुनना था, इसलिए भले ही आप सब मर गए हों, हमने पूरे युद्ध के दौरान के प्रदर्शन के आधार पर सबसे बेहतरीन को चुना। जांगी ने गर्व से छाती फुला ली, हां, मैं ही बेस्ट कैंडिडेट हूं। वो बहुत खुश हुआ और सोचा, मैं तो वाकई खास हूं। वैसे ये यीहेन ट्राइब जो तुमने बोला, क्या ये तुम्हारी जाति का नाम है? और ट्रायल पास करने के बाद क्या इनाम मिलेगा? जांगी अब बेसब्र हो गया था। उसे इस गॉड लेवल सभ्यता का खजाना पाना था और खुद को और ताकतवर बनाना था। अगर वो ऐसा कर पाए तो इस ग्रह का सबसे ताकतवर जीव बन सकता है और अनजाने खतरों से निपट सकता है। जब वो ताकतवर हो जाएगा तो सबसे पहले शिंगडाओ फॉग वैली जाकर वुलवन एम्पायर के उन छिपकलियों को पकड़कर बारबेक्यू करेगा। ये सोचकर जांग यी के मन में मजाकिया सा ख्याल आया। लिंग ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। उसकी आवाज उस सफेद जगह में गूंजने लगी, चिंता मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही उसने बोला, आंखों के सामने की रोशनी और दुनिया बदलने लगी। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगी जैसे तुम समझ सको। सफेद जगह एकदम काले अंधेरे में बदल गई। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और तभी ऊपर के एरिया में अचानक एक साफ सफेद हिस्सा नजर आया। ये एक लो डायमेंशनल यूनिवर्स है। इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है। इसका वजूद अलग अलग डायमेंशंस के एक्सीडेंट से हुआ है, लेकिन क्योंकि ये खाली है, इसमें अनगिनत संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। उसने अंधेरे की दुनिया के ऊपर एक रोशनी की तरफ इशारा किया, और एक हायर डायमेंशन में एक और दुनिया है। वहां एक अलग तरह का अस्तित्व है जिसे तुम स्पिरिट्स कह सकते हो। फिर उसका हाथ ऊपर की तरफ गया, और एक और ऊंचे स्तर पर। मैं उस स्तर की बात नहीं कर रही जो तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, बल्कि एक हायर डायमेंशन की बात कर रही हूं। वहां वो जीव रहते हैं जिन्हें हम गॉड्स कहते हैं। जांगी ने सिर हिलाया, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया। लिंग ने कहा, इस दुनिया में अनगिनत यूनिवर्स और 11 डायमेंशंस हैं। ज्यादातर डायमेंशंस के यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं होता। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो मटीरियल वर्ल्ड कहलाता है। हमें सिर्फ 3 यूनिवर्स का पता है। मटीरियल वर्ल्ड के ऊपर उसने उस सफेद स्पेस की ओर इशारा किया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, या तुम इसे इथीरिक वर्ल्ड कह सकते हो। वहां स्पिरिट्स रहते हैं, और जो सबसे ऊपर की दुनिया है वो वही है जिसने आज की दुनिया बनाई है। हम मानते हैं कि वही क्रिएटर और भगवान का क्षेत्र है। आसान भाषा में कहें तो देवताओं की दुनिया। जंग यी चुपचाप सुनता रहा। लिंग जो कुछ भी बता रही थी वो उस दुनिया का नया नजरिया था जिसमें वो रहता था। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और सुनकर हैरान रह गया। लिंग ने फिर कहा, क्रिएटर ने इस खाली यूनिवर्स को खोजा और इस दुनिया को समझना चाहा, लेकिन जिस डायमेंशन में वो था वो इतना ऊंचा था कि वो इस यूनिवर्स को डायरेक्ट महसूस नहीं कर सका। जांग यी ने सवाल किया, क्या क्रिएटर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी नहीं होता? फिर वो इस दुनिया को कैसे नहीं समझ पाया? लिंग ने उसे थोड़ी मायूसी से देखा। इतनी जटिल बातें कम सभ्यता वाले जीवों को समझाना मुश्किल होता है। उसने एक उंगली उठाई, ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मान लो कि यहां एक 0 डायमेंशनल दुनिया है। क्या तुम देख सकते हो कि वहां के जीव कैसे जीते हैं, कैसे बढ़ते हैं? जांग यी ने आंखें चौड़ी कर लीं, सोचने की पूरी कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया। 0 डायमेंशन एक बिंदु होता है, न ऊंचाई, न चौड़ाई, न लंबाई।
उसमें कुछ भी नहीं होता, उसे कैसे कल्पना करें? लिंग ने कहा, जो जीव किसी डायमेंशन में होते हैं वो अपने से ऊंचे डायमेंशन को नहीं समझ सकते। जैसे एक 2D स्क्रीन पर रहने वाला व्यक्ति 3D दुनिया के इंसान को नहीं देख सकता, लेकिन 3D का व्यक्ति 2D की दुनिया को जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। इसी तरह 5th डायमेंशन का जीव इस दुनिया को जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। टाइम जो हमें एक दिशा में जाता हुआ लगता है, उनके लिए वो एक चीज है जिसे वो देख और छू सकते हैं। उसने एक उदाहरण दिया, जैसे टीवी सीरीज देखना। टीवी वाले किरदार सिर्फ कहानी के हिसाब से जीते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक प्रोग्रेस बार होता है जिससे तुम कहानी को आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन 3D वाला व्यक्ति भी 0 डायमेंशनल को नहीं समझ सकता। डायमेंशंस के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है और ऊपर के डायमेंशन नीचे के को पहचान भी नहीं सकते। इसलिए क्रिएटर को मटेरियल वर्ल्ड को समझने के लिए इथीरिक वर्ल्ड के स्पिरिट्स की जरूरत पड़ी। जांगी ने सिर खुजाया। स्पिरिट मतलब हमारी आत्मा? लिंग ने सिर हिलाया। हां, तुम ऐसा ही समझ सकते हो। क्रिएटर ने पहले इस यूनिवर्स को बनाया, शून्य से सब कुछ बनाया, फिर जीवन बनाया और उन जीवनों में से कुछ को चुना और उनमें स्पिरिट डाला। वो स्पिरिचुअल क्रीचर्स ही क्रिएटर की आंखें हैं। क्रिएटर इसी के जरिए दुनिया को महसूस करता है। जांगी का दिमाग इतनी जानकारी से थोड़ा चकरा गया। रुको, क्रिएटर ने इस यूनिवर्स को शून्य से बनाया? जांगी को सूरज, चांद, तारे सब याद आए। ये सब कुछ शून्य से आया? लिंग को जांगी की हैरानी से कोई ताज्जुब नहीं हुआ। हां, ये यूनिवर्स खुद में कुछ भी नहीं है। जांगी ने सिर हिलाया, ज्यादा चौंका नहीं। लेकिन लिंग ने फिर कहा, अभी भी ये यूनिवर्स कुछ नहीं है। जांगी ने सांस खींची। कुछ नहीं? तुम मजाक कर रही हो? इतने सारे तारे झूठे हैं, ये ग्रह भी झूठा है, हम भी झूठे हैं। लिंग ने उसे देखा और कहा, क्रिएटर के पास अकल्पनीय शक्ति है। वो इथीरिक वर्ल्ड के सारे स्पिरिट्स का मिलाजुला अवचेतन है और सबसे ऊंचा अस्तित्व है। जो तुम देख रहे हो वो सब सिर्फ एक भ्रम है। असल में तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है, उसके अलावा तुम्हारा शरीर, खून, हड्डियां सब कुछ नकली है। जांग यी को ये सब बहुत ही अजीब लगा। जो कुछ आंखें देखती हैं वो झूठ है। मतलब उनकी जिंदगी, उनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक सिमुलेशन गेम है। लिंग ने समझाया, तुम इंसानों में एक विषय है जो यूनिवर्स के नियम समझाता है। भले ही सरल हो, लेकिन उसमें एटॉमिक फील्ड की पढ़ाई होती है ना? जांग यी बोला, वो विषय फिजिक्स कहलाता है। लिंग ने बहुत सरल भाषा में जांग यी को समझाने की कोशिश की। तो बताओ, क्या तुम्हें इस दुनिया में कोई ऐसा पार्टिकल मिला है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता? जांग यी फंस गया। मैं बस इतना जानता हूं कि सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क है। उसे अपने स्कूल के फिजिक्स टीचर की याद आ गई। क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बस ऊपर की पेंटिंग्स देखता रहता था। लिंग ने सीधा कहा, मैटर का कोई वजूद नहीं है। मैटर बस फोर्स का एक रूप है। उसने अपना हाथ जांग यी के सीने पर रखा और जांग यी को एक साफ एहसास हुआ। देखो, मेरा हाथ तुम्हें छू रहा है ना? जांग यी ने सिर हिलाया। हां, लिंग ने कहा, लेकिन मेरे हाथ के पार्टिकल्स कभी तुम्हारे शरीर को नहीं छू सकते। मेरा तुम्हें छूना बस एक ऐसा इल्यूजन है जिसे तुम्हारा दिमाग मानता है। मैटर नहीं होता, पार्टिकल्स नहीं होते। इंसानों का बिग बैंग वाला थियोरी पूरी तरह सही तो नहीं, लेकिन बहुत करीब है सच्चाई के। इस यूनिवर्स का जन्म बस क्रिएटर की शक्ति से हुआ, जो शून्यता से निकली थी। वही शक्ति है जिसने सब कुछ बनाया। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ उसी शक्ति का रूप है। जांग यी को अचानक ये सब बहुत जाना पहचाना लगने लगा। उसे धर्म में यकीन नहीं, लेकिन उसने किताबों में क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा है। बाइबल के अनुसार भगवान ने भी इसी तरह सब कुछ बनाया था।